मैं मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि पूरी माँ, उनकी माँ भी तो पूरी थी, उनकी माँ की इतनी फैसिलिटी थी तो मेरी माँ के कीड़े मकोड़े है। और अभी रेखा गुप्ता ने कुछ दिन पहले ही बोला है कि झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, तो फिर भी टूट रही है। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ डेली आ रहा है बुलडोजर, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों करा जा रहा है? इसके लिए जवाबदारी कौन है? अगर हम पाकिस्तानी होते, बांग्लादेशी होते तो यहाँ बचपन से नहीं बीत रहे होते। हमारे माँ बाप यहीं के थे, यहीं मर गए, हम लोग अभी जिंदा है, हमारे बच्चे हो गए। सोचो, हम मोदी को अच्छा कहें, रेखा गुप्ता को अच्छा कहें। अगर रेखा गुप्ता अच्छी होती तो हम लोग का घर नहीं गिरा होता। जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा हम मानेंगे, परंतु उस न्यायालय के आदेश की आड़ में हमारे पे जबरन और जल्दबाजी में बुलडोजर चलाना ये भी सही नहीं है, ये मानवता के खिलाफ है। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम दक्षिण दिल्ली के कालकाजी इलाके के भूमिहीन कैंप में है। यहाँ पर बीते सोमवार को डीडीए ने बुलडोज़र कार्रवाई की, जिसके बाद कई घरों को तोड़ दिया गया। भूमिहीन कैंप के कई लोग दिल्ली हाई कोर्ट में डीडीए को आगे तोड़फोड़ करने से रोकने और किसी भी तरह की बेदखली पर रोक लगाने, साथ ही दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को झुग्गी निवासियों का सर्वे कराने और पुनर्वास नीति 2015 के मुताबिक उनका पुनर्वास करने का निर्देश दे, इस मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन हाईकोर्ट के जस्टिस धर्मेश शर्मा की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया। लेकिन इस आदेश से कुछ ही देर पहले ही डीडीए ने भूमिहीन कैंप में बुलडोजर कार्रवाई करके कई घरों को तोड़ दिया गया। लोगों का आरोप है डीडीए ने हमें सामान निकालने का मौका तक नहीं दिया। जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, जो लोग बेघर हुए हैं, वो मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करूंगा और इस मसले को, पूरे मसले को समझने की कोशिश करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सोमवार को डेमोलेशन हुआ है, 6-7 मकान टूटे हैं। किसी के घर से कोई सामान निकालने का मौका नहीं मिला, ना कोई नोटिस, बिना नोटिस के आके फट से तोड़ दिया गया। हम कोर्ट में हैं, स्टे ऑर्डर लेके आ रहे हैं, इतने टाइम नहीं मिला, जैसे ही पहुँचे बुलडोजर आ गया, हाथ मार के तोड़ दिया। ऐसे सिचुएशन में सामान कैसे क्या निकालेंगे, कहाँ रखेंगे? चोरी चकारी और हो रहा है। सामान अभी आधे से ज़्यादा सामान दबा पड़ा है, आधे से ज़्यादा सामान, बर्तन वगैरह, चूल्हा चटका सारा इसी के अंदर। ऐसे हालत में मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किससे मदद मांगूं? गवर्नमेंट ने हमारे साथ इतना बड़ा गेम खेला है। मैं बचपन से यहाँ रह रही हूँ, मेरी एज है 36, ठीक है, 35 साल की मैं समझो हूँ, 36 में लग गई हूँ और इतने साल से मैं यहीं पे रह रही हूँ और मेरे मम्मी पापा भी शुरू से यहीं रह रहे हैं। तो आप सोचिए हम कितने सालों से रह रहे हैं। तो अब बताइए, इतनी जनता है यहाँ पे, बेघर कर दिया। किस लिए बेघर करा? हमने तो नहीं कहा हमें फ्लैट दो ऊंचे ऊंचे, हम यही ठीक थे, कीड़े की तरह रह रहे थे, मगर साथ में रह रहे थे हम। तो अब बताइए, ये सारे जो पब्लिक है ये कहाँ जाके रहेंगे? बताइए, यहाँ पे भी बुलडोजर चल रहा है, रात में चला देते हैं, दिन में चला देते हैं, कभी कोई इमरजेंसी, कोई काम पे जा रहा है, कोई बच्चा घर के अंदर है, बुलडोजर चला देते हैं, किसी को चोट लग जाती है, बुलडोजर चला के अपना चला जाता है दूसरा घर तोड़ने के लिए। तो कौन, किस, इस चीज़ के लिए कौन जवाब देगा? सरकार देगी जवाब? नहीं देगी। सरकार बस अपना कब्जा करने में लगी हुई है कि बस ये जगह खाली हो और हम यहाँ पे अपनी कब्जा बनाएं। अब बताइए, वो अपना मेट्रो बनाए, चाहे मॉल बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, पहले हमें जगह दे, फिर उसके बाद यहाँ से हटाएं हमें। हम स्कूल ट्यूशन कहीं भी नहीं जा पा रहे। यहाँ लोग बाग 70 सालों से, मतलब 60-70 सालों से यहाँ रह रहे हैं लोग बाग, और तब तक किसी नेता को, किसी भी सरकार को अवैध नहीं लगा। आज अवैध लग रहा है इन्हें। जब वोट मांगने आते हैं तब इन्हें अवैध नहीं लगती ये जगह, आज अवैध लग रही है। क्या हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को ये नहीं लगता कि वो यहाँ पर आकर एक बार लोगों के डॉक्यूमेंट देखे? क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो यहाँ पर आके सबके डॉक्यूमेंट देखे, लोगों की समस्या पूछे? वो तो बस डीडीओ को बोलती है जाओ बुलडोजर चला दो, और डीडीओ वालों से हम पूछते हैं किस, कोई नोटिस नहीं हमें डीडीओ वाले दे रहे। अगर हम उनसे जवाब मांगते कि क्यों चला रहे हो, तो वो सीधा बोलते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता ने हमें यहाँ भेजा है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ?
और सरकार कह रही है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कहाँ है मकान? हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा मकान। और अभी रेखा गुप्ता ने कुछ दिन पहले ही बोला है कि झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, तो फिर भी टूट रही है। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ डेली आ रहा है बिल्डोजर, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों करा जा रहा है? इसके लिए जवाबदाही कौन है? क्यों रेखा गुप्ता ये भूल रही है कि इन्हीं दिल्ली वालों के वोटों से वो जीत कर सरकार बनी है? आज सरकार बनने के बाद तुम जनता को भूल जाते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? भैया हम कोई बांग्लादेशी नहीं है, हम इसी देश के हैं। अगर हम बांग्लादेशी होते तो ये सरकार हमें कब का निकाल चुकी होती यहाँ से। ठीक है ना, हमारी आईडी होती ना कुछ है, हमारे पास सारी आईडी है, हमारे माँ बाप की आईडी है, सास ससुर की आईडी है, सबकी आईडी यहीं की है। तो आप ऐसे कैसे घर तोड़ सकते हो बिना नोटिस के? जब हमारे घर में स्टे लगा है, आपको कोई हक नहीं बनता हमारा घर तोड़ने का। और ये घर के अंदर सामान रखा हुआ था, सिलेंडर रखा, सब कुछ रखा, उसका पूरा घर तोड़ दिया। और हमें भी बोला है कि 7 तारीख तक तुम्हारा भी जाएगा। अब मोदी जी कहते हैं लड़की पढ़ाओ और लड़की बचाओ। हम लड़की बढ़ाएंगे कैसे? हम लड़की ही नहीं बचा पा रहे, ये सोचो आप खुद। मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे रहे हैं, तो मकान क्यों नहीं दे रहे हैं हमें? रेखा गुप्ता बराबर न्यूज में कह रही हैं कि किसी का घर नहीं टूट रहा है, किसी की झुग्गी नहीं टूट रही है। फिर ये टूट कैसे रहा है? डीडीओ वाले कैसे आ जाते हैं, कैसे बुलडोजर लेके आ जाते हैं, पुलिस वाले एसएचओ सब आ जाते हैं यहाँ, सबको जबरदस्ती घर से निकाल के पूरा मलबे माल सहित पूरा घर का सामान सहित पूरा बुलडोजर लगा दे रहे हैं। हम लोग को घर नहीं मिला है। बताओ, अगर घर नहीं मिलेगा तो हम अपने बच्चों को लेकर जाएंगे कहाँ? हैं? अगर सर पे छत नहीं होगा तो अपने बच्चों को हम पालेंगे कहाँ? हैं? अगर मोदी जी को चुनना ही इतना बड़ी गलती हो गई है, आज से पहले भी तो सरकार थी, क्यों नहीं बुलडोजर लगा? हमारे बाप दादा यहीं से ऊपर चले गए, कितने साल हो गए हम लोग को, पैदाइश यहीं की, हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए। अगर हम लोग को यहाँ अवैध होता तो पहले ही गिरा दिए होते ना। खाली मोदी सरकार आया तो गिरा रहे हैं, उससे पहले तो आज तक कोई सरकार गिराया नहीं है। तो हम मोदी सरकार को अच्छा समझे? ये बताओ, हमें घर से बेघर कर रहे हैं तो मोदी सरकार कहाँ से हमारे लिए अच्छा है? अभी हम यहाँ 2.5 साल से मलबे पे रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? कोई नेता नहीं आया देखने के लिए हमें आज तक कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और कहाँ कहाँ से नशेड़ी गंजड़ी यहाँ आते हैं, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। हमने इतनी बार कंप्लेंट लिखाई, पुलिस वाले कह रहे हैं हम जाते तो हैं। अरे वो क्या तुम्हारे रिश्तेदार है कि तुम उसे छोड़ देते हो? अभी शनिवार को या अभी सोमवार को यहाँ टूटा है, एसएचओ खुद आके लेडीजों पे लाठी चार्ज करा है। एसएचओ ने खुद मार रहा है, खुद उल्टा सीधा वर्ड बोल रहा है। पुलिस भगा रही है, लेडीज पुलिस हमें भगा रही है, हमें रोक रही है, बच्चों को धकेल दिया, गिरा दिया। आप खुद सोचो हम लोग जाएंगे कहाँ? ऐसे नशेड़ी गंजड़ी को तो आप नहीं पकड़ सकते, चोर चकार को नहीं पकड़ सकते। हमारी गलती सबसे बड़ी है कि हमने मोदी जी को जिताया। अगर राशन कार्ड की वजह से घर नहीं दे रहे हैं तो मोदी जी, रेखा गुप्ता जी पहले बोली होती कि बच्चों को मत खिलाओ, पहले राशन कार्ड बनवाओ, तो हम अपने बच्चों का भी बनवा लेते, अपने पति का भी बनवा लेते, अलग अलग बनवा लेते हम लोग, ताकि हम लोग भी 4 झुग्गी पा जाते। क्यों? अगर राशन कार्ड से ही घर देना है तो हम खाना कम खाते मगर राशन कार्ड जरूर बनाते। मगर जब हमें राशन कार्ड की वजह से घर नहीं दिया जा रहा है, एक बात बताइए, जब इलेक्शन का वोट आता है तब तो राशन कार्ड नहीं पूछते कोई कि राशन कार्ड हो तभी वोट डालना। तब तो एक एक घर से उठा उठा के ले जाते हैं, जो चल नहीं पाता उसको भी ले जाते हैं कि चलो वोट डालो। वोट डालने के लिए जबरदस्ती, चाहे यहाँ हो और चाहे यूपी में हो, हर जगह जबरदस्ती। जो व्हील चेयर पे है, जो लेटा हुआ है, उसको भी उठा के ले जाएंगे कि आपका वोट जरूरी है। जब हमारा वोट इतना जरूरी है तो क्या हम जरूरी नहीं है? हमारे बच्चे जरूरी नहीं है? वोट के टाइम में हम जरूरी हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग बेकार हैं, हम लोग बांग्लादेशी हो जाते हैं, हम लोग गवर्नमेंट के जमीन पे कब्जा कर रखे। अभी तक गवर्नमेंट की जमीन क्यों नहीं निकली? इतने साल हो गया गवर्नमेंट की जमीन नहीं निकली, अभी कह रहे हैं गवर्नमेंट की जमीन है। तो अगर नहीं कर सकते हैं कुछ तो रात में बुलडोजर लेके आए और पूरी फैमिली के साथ बुलडोजर से कुचल दे, ताकि हम लोग मर जाएं उसी में, ना रहेंगे हम लोग जिंदा, ना हम लोग घर मांगेंगे। इंडियन होने के लिए क्या दिखाना है आपको? हम यहाँ पे सब खड़े हैं झुग्गीवासी। अगर हम इंडियन नहीं है तो वहीं पे आइए, हमारे पास सामने आइए और गोली चला दीजिए। और आधार कार्ड देख के गोली चलाइए, बिना आधार कार्ड के नहीं, ताकि वो दुनिया समझेगी कि क्या नाम है, क्या पता ये इंडियन नहीं थे। आधार कार्ड देखिए, हम कितने साल से यहाँ पे हैं। वोटर आईडी देखिए, आईडी देख के मारिएगा। मैं वही कह रही हूँ, सबके सामने की आईडी दिखा के हम गोली खाएंगे, और ताकि दुनिया देखे कि हम इंडियन थे और इनको मारा गया है। ऑलरेडी मैंने डीसीपी को भी फोन करके बोला कि भाई साहब हमारे पास लीगल रेमेडी, मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म करा है, डेमोलिशन मत करो। उसी दिन हमारा मामला सूचीबद्ध हुआ डिवीजन बेंच में 2 जजों के पास। मामले सिर्फ 1 मिनट के अंदर शुरू होने वाला था। डीडीए का अधिकारी आता है, कहता है तोड़ो 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 तोड़ो, इनको स्टे मिल जाएगा, जल्दी तोड़ो, इनके डॉक्यूमेंट वैलिड है, जल्दी तोड़ो।
धैड़ से तोड़ा और कोर्ट के अंदर दिखा दिया कि हमने तो तोड़ दिया, डेमोलिशन कंप्लीटेड। अब कोर्ट क्या स्टे देगा उस पर? कोर्ट ने सिर्फ इतना बोला कि भाई आपको इतना जल्दी क्या थी। इनके में कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ये बहुत माइनर मिस्टेक है। सरकार चाहे तो दे सकती है। 3024 फ्लैट बने थे, 1862 को दिया गया, 1200 को बेघर कर दिया गया, और इनको आज तक कागजों में ही उलझाया गया है कि ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है। अरे भाई साहब, बंडल के बंडल इनके खुद के कागज, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक, बाय डिपार्टमेंट सर्टिफाइड कॉपीज मैं खुद ले जाकर हाई कोर्ट में सबमिशन दिए, मैंने डीडीए में जमा कराए। इन लोगों ने जाके अप्रोच करें, डीडीए के भ्रष्ट अधिकारी उनको देखना ही नहीं चाहते, कहते जो करना है कर लो, हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपको बता दें, भूमिहीन कैंप नवजीवन कैंप को जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत कालका जी एक्सटेंशन में हाई राइज इमारत में बसाने के लिए डीडीए ने 3024 फ्लैट्स बनाए थे। डीडीए ने लाभार्थियों से प्रत्येक फ्लैट के लिए 1,24,000 रुपये और 5 साल के मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 30,000 रुपये लिए थे, यानी कुल मिलाकर 1,44,000। जिसके बाद 1 नवंबर 2022 को विकास सदन के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री जी ने इन फ्लैटों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी थी। जिन लाभार्थियों को चाबी मिली थी उनके घरों को डीडीए ने पहले सील किया और जून 2023 में बुलडोजर से तोड़ दिया। लेकिन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अनुसार भूमिहीन कैंप में 2128 परिवार थे, जिनमें से सैकड़ों परिवारों को पुनर्वास आज तक नहीं किया गया है। यही परिवार पुनर्वास की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे। तो ये मामला कुछ ऐसा है कि 2019 में एक सर्वे शुरू होता है। एक सर्वे ऐसा शुरू होता है जब लोकसभा चुनाव चल रहे होते हैं, दिल्ली के अंदर सीए के प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं और चुनावी सर्वे भी हो रहे होते हैं। लोगों को पता नहीं होता किस तरीके का सर्वे हो रहा है। डीडीए के अधिकारी भी उस समय सर्वे करने आ जाते। अधिकारी नहीं आते, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं प्राइवेट एजेंसीज़ के, ये हमें भी कंफर्म नहीं होता किस चीज़ के सर्वे हो रहे हैं। तो इस तरीके से सर्वे होते हैं, कोई पॉलिसी की जानकारी नहीं दी जाती, योजना के बारे में नहीं बताया जाता और सर्वे कर दिया जाता है। सर्वे पूरे होने के बाद 2600 लोगों के सर्वे हो जाते हैं। उनमें से कई लोगों के नाम नहीं आते लिस्टों में, तो वो भी गायब होते हैं। तो बेसिकली उसमें से 2600 से लेकर 3000 तक सर्वे चले जाता है, जिसमें से 1862 लोगों को घर दिया जाता है और बाकियों को, जो 1200 परिवार है, उनको बेघर कर दिया जाता है। बहुत माइनर मिस्टेक है, जैसे कि 2019 में एक बोर्ड नहीं दिया, 2014 में एक बोर्ड नहीं दिया। एक्चुअल में मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ। इनकी एक पॉलिसी है डीसूप 2015, उस पर जो डेट है 2017। क्लोज 1 कहता है कि वोटर कार्ड मस्ट है 1/1/2015 लास्ट, उससे पहले का भी चलेगा। क्लोज 2 कहता है कि 12 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो एजेंसीज ने इशू करे हैं, जिसका हवाला हमने उद्दल जजमेंट में दिया है, डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है। तो हम उस, अगर क्लोज 2 के तहत देखा जाए तो ये सारे के सारे पात्र हैं। क्लोज 1 में वोटर कार्ड के थ्रू भी देखोगे तब भी ये पात्र हैं। अब मामला कहाँ फंसता है? मामला ये फंसता है कि आपको भी पता होगा, झुग्गी में जब वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाते हैं या काटे जाते हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। मन मर्जी इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पर्सन होते हैं वो आइडेंटिफाई करते बंदे को और डिलीट करवा देते हैं। उससे मांग लेते सेपरेट राशन कार्ड, क्योंकि आप अगर अलग से फैमिली हो तो सेपरेट राशन कार्ड मांगना जब जायज़ है जब, मेरे हिसाब से, जब 14 साल से राशन कार्ड दिल्ली में बने हो। केंद्र सरकार, राज्य सरकार हाई कोर्ट में आई है, हमने हाई कोर्ट में पार्टी बनाई थी उन्हें, हमने उससे जवाब तलब भी कराए। दिल्ली गवर्नमेंट ने, केजरीवाल की गवर्नमेंट थी उस समय, और अभी रेखा सरकार की गवर्नमेंट भी आई थी हमारे मामले में, तो उनने अपना हलफनामा दिया है कि 14 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहे। उन्होंने खुद एक्सेप्ट करा है, क्योंकि केंद्र ने राज्य को कोटा नहीं दिया। एक कोटा सिस्टम होता है, रिजर्वेशन, तो वो कोटा नहीं है। 72 लाख कोटा था, आज 72 लाख ही कोटा है। दिल्ली में 2011 के बाद से कोटा एक्सटेंड नहीं हुआ। दूसरी चीज़, राशन कार्ड एक वैलिड प्रूफ नहीं है, ये भी पॉलिसी डिपार्टमेंट ने मुझे प्रोवाइड करा, क्योंकि उसमें साफ क्लियर लिखा हुआ है कि राशन कार्ड सिर्फ राशन लेने के लिए, ना वो रेजिडेंट प्रूफ है, ना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। तो आप इसको किस आधार पे मांग रहे हो? 2019 में जब यहाँ पे सर्वे हो रहा था, मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ कि डीडीए के मतलब
जो वो उन्होंने सर्वे करने के लिए जो स्टूडेंट्स को भेजा था, हमें पता नहीं था। हमें एक तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि यहाँ पे कोई सर्वे हो रहा है, घर के लिए हो रहा है, किस चीज़ के लिए हो रहा है, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। उस समय मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में थे, हमारे किसी रिलेटिव की मतलब वहाँ पे इमरजेंसी थी, वो हॉस्पिटल गए थे। मैं स्कूल में था, मेरे को स्कूल में इन्फॉर्म किया गया। मैं स्कूल से घर आया, घर आते ही मुझे पता चला कि यहाँ सर्वे हो रहा है। मैं तैयार हो रहा था हॉस्पिटल जाने के लिए, तो मैडम आई। मैडम ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, आपकी फैमिली कहाँ है। मैंने कहा मेरी फैमिली हॉस्पिटल में है, मेरे को अभी स्कूल में इन्फॉर्म किया गया, मैं स्कूल से जस्ट अभी अभी आया ही हूँ। तो मैडम कह रही है कि यहाँ पे ना हम सर्वे कर रहे हैं, आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए। मैंने कहा कि मैम मेरी 18 साल से मतलब उस समय उम्र कम थी। तो मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट्स को अभी बुला दे रहा हूँ, मतलब अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप जब तक दूसरों का कीजिए। कह रही है कि आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, हम आपके अभी कर दे रहे हैं, आपके जब पेरेंट्स आएंगे आप बता देना, हम उनके नाम पे कर देंगे। मैंने उनको अपना आधार कार्ड दिया, लेकिन बाद में जब पूरी ड्रॉ निकली सब हुआ, उसमें मेरा नाम आया। लेकिन जब घर आवंटन करवाया गया, लकी ड्रॉ निकाला गया, उसमें मेरा नाम काट दिया गया। कहा कि आप माइनर हो, हम आपको घर नहीं दे सकते। हमने डीडीए में मैंने लेटर लगाया, अप्रोच किया कि सर मैं माइनर हूँ, मेरे पेरेंट्स तो हैं, मेरे पेरेंट्स को दीजिए। मेरे फादर उसी बीच एक्सपायर हो गए। मैंने कहा कि मेरे फादर एक्सपायर हुए, उनकी वाइफ यानी मेरी मदर, वो तो इस घर के लिए वैलिड है, उनको घर दीजिए। कह रहे हम नहीं देंगे। सीधा मेरे को डीडीए का वो भ्रष्ट अधिकारी गणपत, गुलशन गावड़ी, ये सारे के सारे मिले हुए हैं। यहाँ पे इतना इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि एक 85 साल की बुढ़िया है, मतलब लेडी है, उनके साथ इतना इतना ज़्यादा वो हुआ कि उनके नाम पे किसी और को घर दे दिया गया। उनका एड्रेस, उनका सब कुछ लिया गया, घर किसी और को, वो घर दिया नहीं गया, उनको बेचा गया है। डीडीए के अधिकारियों ने पैसा खाया है। पिछले 3 साल से इनको रगड़ के वहाँ पे बुलाया जाता है, छत पे बुला के धूप में खड़ा कर दिया जाता है डीडीए के अधिकारी। वहाँ पे होता क्या है कि इनकी अपील शुरू नहीं जाती है। अपील में कुछ नहीं होता, कहता है कि हम आपकी सुनेंगे, हम आपके लिए बैठे हुए, हम आपके लिए करेंगे। 3 ऑफिसर होते हैं, एक रिटायर्ड जज होता है डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का, एक एनजीओ का होता है, एक एक्सपर्ट होता है। ये 3 पर्सन बैठे होते हैं। बस लोगों से पूछते हैं आपकी फैमिली में कौन है, कौन कहाँ रहता है, बस थोड़ी सी बेसिक डिटेल ली, वो भी लिखेगा नहीं सामने, एक वाइट पेपर लेंगे, साइन करा लेंगे। अब इनसे जो डिटेल पूछी वही इन्हीं के विरुद्ध बनाकर एक ऑर्डर पारित कर दिया जाता है। वो ऑर्डर की कॉपी भी नहीं दी जाती कि ये कोर्ट जा पाए। सच्चाई बता रहा हूँ, 2023 में माननीय हाई कोर्ट ने हमारे मैटर पे बोला कि आपने ऑर्डर सबमिट नहीं करे। तो मैंने माननीय हाई कोर्ट को और मेरे जो सीनियर लॉयर्स हैं उन्होंने बोला कि ये ऑर्डर की कॉपी नहीं दे रहे, और अभी तक जो क्राइटेरिया होता है ऑर्डर पास होते हैं ऑनलाइन अपडेट होना चाहिए था। ये मामला टूल पकड़ता, हाई कोर्ट में जाता। हाई कोर्ट की 1-2 लेडी बेंच ऐसी है जिन्होंने इनको देखा और मामले की गंभीरता को समझते हुए डीडीओ को फटकार लगाई और सूचीबद्ध हो गया मामला चलता गया, आर्ग्यूमेंट होते गए, एविडेंसेस होते गए, हम सबूत देते गए कोर्ट के अंदर। ऐसा कोई रात नहीं है, ऐसा कोई चंद घंटा नहीं रहा जिस दिन तारीख होगी और उस दिन मैं ना हूँ उस कोर्ट के अंदर। मैंने कहा सर मेरा नहीं है डॉक्यूमेंट्स, इनका डॉक्यूमेंट्स है, आप इनकी फ़ोटो लीजिए। फिर बाद में कह रहे जाते जाते वो अनानी को भेजा, कह रहे ये यहाँ क्या पार्टी हो रहा है, दोबारा सबका खींचूं। और इसी को लेके अभी इसी का केस मंडे को हम गए हाई कोर्ट, उसमें लिखा डीडीओ वालों ने कि इन्होंने इनका डॉटर का लिख दिया, इन्होंने ये नहीं भेजा, इन्होंने वो नहीं भेजा, डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजा, इनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है इनका। अरे मैं तो बोला कि मम्मी का डॉक्यूमेंट्स है, आप मम्मी का वो लगाओ, मेरा नहीं है। ये बूढ़ी माँ, इनको तो सुरक्षा चाहिए। आप देखिए, हाँ अब पूरा दिन यहाँ बैठी है, इनको ज़्यादा चाहिए कि हमें चाहिए ज़्यादा? किसको चाहिए? मोदी जी को ये बताइए, किसको ज़्यादा चाहिए? उनकी माँ भी तो बूढ़ी थी, उनको माँ को सुरक्षा नहीं दिया गया। अब मेरी माँ क्यों रास्ते में बैठे है? मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे माँ क्यों इनके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है, ये क्यों खाने के लिए ये पूरे दिन अभी तोड़ दिया? आप देखिए, तोड़ दिया अभी, ये पूरा दिन ये बैठने लायक, इनके ये अब बैठने लायक है? इनको सुरक्षा नहीं चाहिए? इनको इनका डॉक्यूमेंट होते हुए इनको घर क्यों नहीं दे रही? इनको क्यों घुमा रही है? मैं मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि बूढ़ी माँ, उनकी माँ भी तो बूढ़ी थी, उनकी माँ की इतनी फैसिलिटी थी, तो मेरी माँ के कीड़े मकोड़े रही है। ईटीवी भारत दिल्ली के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास पुनर्वास के कानूनी अधिकार का दावा करने के लिए उचित आधार भले ही हो, लेकिन उनके पक्ष में
फैसले देने से मौजूदा पुनर्वास नीति के तहत लाभ पाने के हकदारों का दायरा बढ़ जाएगा। इस तरह का विवाद सरकारी भूमि पर अनिश्चित काल तक कब्जा करने या अपनी झुग्गी झोपड़ी पर कब्जा बनाए रखने के अधिकार में तब्दील नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का उदाहरण देते हुए कहा, अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के सभी मामलों में राज्य या उसकी एजेंसियों पर वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने की अनिवार्य जिम्मेदारी नहीं है। वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराना हर व्यक्ति के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। दोस्तों, अभी आप लोगों ने भूहीन कैंप के जो पीड़ित लोग हैं, जिनके घरों को, आशियानों को, जिस आशियाने को बहुत उम्मीद के साथ इन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था, उसे डीडीए ने तोड़ दिया है, उन लोगों की बातों को सुना। कह सकते हैं उनकी बातों को नहीं, उनके दिल में जो दर्द है उसको सुना। एक बात समझना है, सरकार या सरकार की एजेंसियां बार बार कहती हैं ये अवैध लोग हैं। भाई, ये कहाँ से आए लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये हिंदुस्तान के वो लोग हैं जो देश के कोने कोने से आए हैं, यहाँ पर अपना श्रम लगाकर इस दिल्ली को डेवलप किया है। यानी ये मजदूर लोग हैं, ये श्रमिक लोग हैं। और इन्हें अवैध कहना, तो सवाल वही खड़ा होता है कि इनके ही तो मतदानों से आपकी सरकार वैध बनी है। अगर ये अवैध है तो सरकार वैध कैसे हो सकती है, लीगल कैसे हो सकती है? क्योंकि वोट तो इन्होंने दिया है लाइनों में लगकर। और आपको बता दें, सबसे ज़्यादा इस देश में मतदान करने के लिए लाइनों में लगता है वो स्लम बस्तियों के मजदूर हैं, वो कच्ची कॉलोनियों के मजदूर हैं, वो रिसेटलमेंट कॉलोनी के मजदूर हैं। उन्हें अवैध कहना, फिर सरकार अवैध होगी, ये समझना पड़ेगा। और ये देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं। ये कुछ भी खरीदते हैं तो सरकार की राजस्व में पैसा जमा होता है, तो ये देशभक्त हैं। और इन्हीं को बांग्लादेशी कहकर, अवैध कहकर इनके घरों को तोड़ना कहाँ तक न्याय माना जा सकता है? सरकार का फर्ज बनता है, राज्य का फर्ज बनता है, किसी भी डॉक्यूमेंट का बहाना देकर इन्हें बेघर करना सही नहीं है। और खासकर राशन कार्ड का, सरकार कहती है, जैसा भाई ने बोला, कि राशन कार्ड जिससे आप राशन ले सकते हो 5 किलो अनाज, फिर उसको आधार बनाकर इनको बेघर करना कहाँ तक न्याय संगत हो सकता है? तो समझना यही है, जब राज्य को लोगों की रोजी रोटी और आवास की सुरक्षा नहीं करनी होती है, वो तमाम तरह के बहानेबाजी करता है और लोगों के अधिकारों से महरूम करता है। यही नज़र भूहीन कैंप में आ रहा है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।